यहाँ पे बच्चों मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ एनसीईआरटी क्वेश्चन, और वो एनसीईआरटी क्वेश्चन होंगे आपके इज मैटर अराउंड अ स्फीयर। इसके पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट इन टेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। पढ़ते हैं क्या लिखा है। व्हाट इज मेंट बाय अ प्योर सब्सटेंस। तो बच्चों ये आंसर्स बिल्कुल वैसे ही लिखें जैसे आपको अपनी स्कूल में लिखने पड़ेंगे। देखा, अ प्योर सब्सटेंस is one that consists of a single type of particles. That is, all constituent particles of the substance have the same chemical nature. Pure substance can be classified as elements or compounds. तो बच्चों ऐसे ही आपको एग्जाम में जवाब देना होगा कि प्योर सब्सटेंस उसे कहते हैं जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर के बना होता है और सभी का केमिकल नेचर सेम होता है। और प्योर सब्सटेंसेस को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। तो आई थिंक सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि प्योर सब्सटेंस जो होते हैं वो एक ही तरह के यानी कि सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं जिनमें सभी का केमिकल नेचर सेम होता है। और प्योर सब्सटेंस को हम एलिमेंट्स और कंपाउंड में क्लासिफाई कर सकते हैं। लास्ट टाइम पे बच्चों मैंने आपको ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन का काफी डिटेल में डिस्कशन किया था। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने आपको बताया था कि भाई जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस होता है क्योंकि इसके पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, लेकिन कुछ हद तक कोलाइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस होते हैं और 100% सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज अलग अलग दिखाई देता है, तो वो तो हेट्रोजीनियस ही होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, वो हम लोग जो पानी पीते हैं बेसिकली वो ट्रू सॉल्यूशन ही होता है, तो वो होमोजीनियस होता है। लेकिन कोलाइडल कुछ हद तक हेट्रोजीनियस होता है और सस्पेंशन पूरी तरह से हेट्रोजीनियस होता है। यहाँ पे हम लोग कुछ डिस्कशन करते हैं। लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। A homogeneous mixture is a mixture having a uniform composition throughout the mixture. जैसे बच्चों फॉर एग्जांपल सॉल्ट इन वाटर, जैसे पानी में अगर नमक डाल दो तो नमक अलग नहीं दिखाई देता है, पानी में चीनी डाल दो तो चीनी अलग से नहीं दिखाई देगी, होमोजीनियसली डिसॉल्व हो जाएगी। कॉपर सल्फेट इन वाटर, ये सारे एग्जांपल हो गए। A heterogeneous mixture is a mixture having a non-uniform composition throughout the mixture. For example, sodium chloride and iron fillings, salt and sulfur, oil and water. तो जैसे बच्चों नहाते नहाते कभी कभी तेल जो होता है वो पानी में गिर जाता है, तो वो तेल पानी में डिसॉल्व नहीं होता, वो अलग से दिखाई देने लगता है, तैरने लगता है, तो वो एक हेट्रोजीनियस फेज हो जाती है और आपको वो अलग अलग दोनों दिखाई देने लगते हैं। अगर वो यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हो जाता तो वो आपको दिखाई नहीं देता। तो बच्चों ये बहुत ही आसान तरीके से डेफिनेशंस लिखी गई हैं जिनको आप समझने के लिए और स्कूल में लिखने के लिए यूज कर सकते हैं कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या डिफरेंसेस होते हैं। A homogeneous mixture is a mixture having a uniform composition throughout the mixture. For example, salt in water, sugar in water, copper sulfate in water. A heterogeneous mixture is a mixture having a non-uniform composition throughout the mixture. For example, sodium chloride and iron fillings, salt and sulfur, oil and water. तो बच्चों आपको इतना जरूर याद रखना होगा। आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद। तो बच्चों आपके पास यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगली इन टेक्स्ट क्वेश्चन से ये लिखा है डिफरेंशिएट बिटवीन द होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर विद एग्जांपल। और बच्चों आप चाहें तो अभी जो आपने इसके पहले इन टेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चंस किया था आप वही यूज कर सकते हैं अपने आंसर्स में। डिफरेंशिएट यानी दोनों के बीच में डिफरेंस बनाने के लिए कम से कम 3 डिफरेंस बनाने होते हैं। तो सबसे पहले बताएंगे कि भाई आपने क्या पढ़ा था उसी को बता सकते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर having a uniform composition throughout the mixture, है ना? While heterogeneous mixture is a mixture having non-uniform composition throughout the mixture. उसके एग्जांपल है salt and sugar, इसके एग्जांपल है sodium chloride and iron fillings, salt and sulfur, oil and water. वैसे ही बच्चों डिफरेंस यहाँ पे आप लिख सकते हैं मिलते जुलते। A homogeneous mixture is a mixture having a uniform composition throughout the mixture. For example, mixture of salt and water, sugar and water, copper sulfate in water, iodine, alcohol, alloy, and air having uniform composition throughout the mixture. On the other hand, a heterogeneous mixture is a mixture having a non-uniform composition throughout the mixture.
For example, composition of mixture of sodium chloride and iron filling, salt and sulfur, oil in water, chalk powder in water, wheat flour in water, milk in water, and not uniform throughout the mixture. तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, तो ये क्वेश्चन के आंसर्स जो है बिल्कुल पीछे तरह इंडेक्स क्वेश्चन में जो दूसरा क्वेश्चन था उसी तरह से लिखे गए। अब बच्चों हम यहाँ पर आगे कंटिन्यू कर चुके हैं, ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, कुछ और भी आपको बताने जा रहे हैं। हाउ आर सॉल्ट, सोल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट टू ईच अदर। अब बच्चों आपने कल पढ़ा था कि भाई सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज काफी बड़ा होता है, तो आप लोगों ने पढ़ा ही था। और ट्रू सॉल्यूशन को यहाँ पे इन्होंने सॉल्यूशन लिखा है, यहाँ पे सॉल्यूशन का मतलब बेसिकली ट्रू सॉल्यूशन है। और सॉल का कल मतलब आप लोगों ने पढ़ा था, सॉल बेसिकली का एक सोलाइड क्या होता है, कोलाइड होता है। जैसे आपने पढ़ा था जब लिक्विड में लिक्विड डिसॉल्व होता है, यानी जब डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड हो, डिस्पर्जन मीडियम में लिक्विड हो, तो उसको हम लोग इमल्शन कहते हैं। वैसे सॉल कब बनता है बच्चों, जब सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व होता है, तो उस तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन का नाम होता है सॉल। तो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से लिखा है, आप याद रखिएगा। सॉल का मतलब हो गया कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन का मतलब तो आप जानते ही हैं, और सॉल्यूशन का मतलब हो गया ट्रू सॉल्यूशन। आपको इन तीनों में डिफरेंस बताना है, जिसको मैंने कल आपको काफी डिटेल में चर्चा की थी, और मैंने कहा था इसके आंसर्स आपको याद भी करने पड़ेंगे। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग ट्रू सॉल्यूशन के बारे में जानते हैं। तो ये आपका ट्रू सॉल्यूशन है, पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन कैसा होता है। बेसिकली इसके पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है। ट्रू सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। In this mixture, the solute particles dissolve and spread uniformly throughout the mixture. The Tyndall effect is not observed in this mixture. For example, salt in water, sugar in water, iodine, alcohol, alloy. यहाँ पे बच्चों आपके पास एक नया इफेक्ट आ गया, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट बेसिकली क्या होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल शो करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जैसे आपने एक बीकर लिया, उस बीकर में आपने कोई कोलाइडल सॉल्यूशन डाल दिया, जैसे मिल्क का, दूध का, क्योंकि मिल्क क्या होता है, एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, कल भी आपने पढ़ा था। इसमें क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन कुछ हद तक हेट्रोजीनियस होता है, तो उसके पार्टिकल जो होते हैं वो यहाँ पर रहते हैं। जैसे अगर आप एक लाइट को यहाँ पे इंसिडेंट कराते हैं, क्या करते हैं यहाँ पर आप लाइट को इंसिडेंट कराते हैं, तो लाइट के जो आने वाली ये बीम्स है, ये बीम्स क्या होती है, इन बीम्स को स्कैटर कर देता है। कौन स्कैटर कर देता है, ये जो पार्टिकल्स है। ये कौन से पार्टिकल है, कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं। उन पार्टिकल्स को लाइट क्या कर देती है, देखिए लाइट जो है स्कैटर हो जाती है इन पार्टिकल्स के द्वारा, और एक कोन का फॉर्मेशन कर देती है। इस इफेक्ट को सबसे पहले टिंडल ने देखा था, इसलिए इसको क्या नाम देते हैं, टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट का मतलब बेसिकली कोलाइडल सॉल्यूशन में होता है। जैसे आपने एक कांच के ग्लास में दूध डाल दिया और उसमें एक लाइट बीम आओ इंसिडेंट कराइए। जैसे ही आप लाइट बीम इंसिडेंट कराएंगे तो आपको वहां पर एक कोन का फॉर्मेशन दिखेगा, क्योंकि लाइट बीम को जो पार्टिकल्स होते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स, वो स्कैटर कर देते हैं, फैला देते हैं, और एक कोन का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इस कोन का नाम होता है टिंडल कोन, और इस इफेक्ट का नाम होता है टिंडल इफेक्ट। तो आप इस इफेक्ट को जरूर याद रखेंगे। और ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज इतना छोटा होता है कि लाइट इंसिडेंट कराते ही वो स्कैटर नहीं हो पाती है, क्योंकि वहां पे पार्टिकल ही नहीं होते, लाइट स्कैटर ही नहीं होती है। जब लाइट स्कैटर नहीं होती तो सीधी चली जाती है, वहां पे किसी भी तरह का कोन का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ऐसे केस में हम कहते हैं कि भाई कोलाइडल सॉल्यूशन तो टिंडल इफेक्ट शो करता है, लेकिन जो ट्रू सॉल्यूशन होता है, यानी कि जो नॉर्मल सॉल्यूशन होता है जो हम पानी पीते हैं, उसमें पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होने की वजह से वो टिंडल इफेक्ट की तरह को शो नहीं करते। तो बच्चों अभी आपने देखा कि ये जो सॉल्यूशन है बेसिकली उसका नाम ट्रू सॉल्यूशन है, तो ये आपका हो गया ट्रू सॉल्यूशन। और सस्पेंशन आप जानते हैं, और सोल का मतलब हो गया कोलाइडल सॉल्यूशन। तो बच्चों यहाँ पे धीरे धीरे आपको उनके बीच में डिफरेंस क्रिएट करना है, और डिफरेंस में टिंडल इफेक्ट जरूर लिखना होता है आपको। चलिए बच्चों अब हम आपको बताते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। मैंने बताया था कोलाइडल सॉल्यूशन में दो फेजेस होती है, एक होता है डिस्पर्स फेज, एक होता है डिस्पर्शन मीडियम। तो डिस्पर्स फेज जब आपका सॉलिड होता है और डिस्पर्जन मीडियम आपका लिक्विड होता है, तो उसको हम कहते हैं कि उस कोलाइडल सॉल्यूशन का नाम है सॉल्ट। और जब डिस्पर्स फेज लिक्विड होता है, डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं इमल्शन। तो अभी हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा रहे हैं, और ये आपको मैंने पहले ही बताया था कि कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है वो कुछ हद तक हेट्रोजेनियस होता है। इन दिस मिक्सचर द सॉल्यूट पार्टिकल्स आर सो स्मॉल एंड दे कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। ये इतने छोटे होते हैं कि हम उनको नेकेड आई यानी खुली आंखों से नहीं देख सकते।
Also, they seem to be spread uniformly throughout the mixture. The Tyndall effect is observed in this mixture. For example, milk of magnesia in mud. तो ये मैंने कल आपको बताया भी था और आज भी बताया। कोलाइडल सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। इसके पार्टिकल का साइज छोटा होता है और उनकी खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता, ठीक है ना। और इनके पार्टिकल का साइज जो होता है वो नैनोमीटर्स की रेंज में होता है। 1 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर की रेंज में होता है। तो नैनोमीटर एक यूनिट होती है लेना में, तो आप उसको भले याद रखें या न याद रखें, मैं आपको ऐसे शॉर्ट में बता देता हूँ। एक नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होते हैं। अगर आप याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं कि एक नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होते हैं। जैसे कोई बोलते हैं एक नैनो सेंटीमीटर में कितने होते हैं, तो 10⁻⁹ सेंटीमीटर होते हैं, है ना। चलो, एक नैनो फुट में कितने होते हैं, 10⁻⁹ फुट होते हैं। एक एंगस्ट्रॉम में कितने होते हैं, 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। एक माइक्रोमीटर में कितने होते हैं, 10⁻⁶ मीटर होते हैं। तो बच्चों ये सब सिंबल है, फिजिक्स में यूज किए जाते हैं और कभी कभी केमिस्ट्री में भी यूज किए जाते हैं। नैनो को हटाने के लिए आप 10⁻⁹ मल्टीप्लाई करते हैं। एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करने का एक ही कन्वर्जन होता है, ये एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। और माइक्रो को हटाने के लिए 10⁻�6 यूज करना पड़ता है। और भी कई तरह के कन्वर्जन होते हैं। सबसे छोटी यूनिट फर्मी होती है। फर्मी अगर आता है तो वहां पे 10⁻⁻15 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि सबसे छोटी डायमेंशनल यूनिट क्या होती है, तो उसका नाम होता है फर्मी। जैसे एक फर्मी मीटर अगर कोई कहेगा तो 10⁻⁻15 मीटर कहता है। एक फर्मी सेंटीमीटर कहेगा तो 10⁻⁻15 सेंटीमीटर हो जाता है। तो बच्चों हम लोग अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि भाई ट्रू सॉल्यूशन जो आपने यहाँ पढ़ा था वो ट्रू सॉल्यूशन था। इसके पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है जो कि टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। इसके पार्टिकल्स का साइज कुछ ना कुछ तो होता ही है, तभी इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, लेकिन इनको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल के साइज को। यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल के साइज को देखा जा सकता है अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से, तभी वो टिंडल इफेक्ट भी शो कर रहे हैं। उसका एग्जांपल भी दिया गया है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। चलिए, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट वाला केस हो गया आपका सस्पेंशन। तो सस्पेंशन तो मैंने ऐसे ही बता दिया था कि हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। इन दिस मिक्सचर द सॉल्यूट पार्टिकल्स आर विजिबल टू द नेकेड आई and remain suspended throughout the bulk of the medium. The Tyndall effect is observed in this mixture. For example, chalk powder and water, wheat flour and water. कह रहा हमने पानी में चॉक पाउडर डाल दिया तो चॉक पाउडर के पार्टिकल यानी 10 पार्टिकल दिखाई देंगे, या आटा डाल दिया तो आटा के पार्टिकल्स भी पानी में दिखाई देंगे। तो उसी को कहते हैं सस्पेंशन। आई थिंक बच्चों आपको ये तीनों पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और टिंडल इफेक्ट को आप जरूर याद रखिएगा। बच्चों लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। कल मैंने आपको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में डिटेल में बताया था। आज आपके पास न्यूमेरिकल भी है। तो कंसंट्रेशन को मैंने बताया था कि भाई वेट बाय वेट में भी करते हैं, वेट बाय वॉल्यूम में भी करते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में भी करते हैं। जब वेट बाय वेट परसेंटेज होता है तो उसमें कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करते हैं मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वेट बाय वॉल्यूम में लिखते हैं मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इनटू 100। फिर से सुनिएगा, वेट बाय वेट में होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वेट बाय वॉल्यूम में होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। डिनोमिनेटर में बच्चों सॉल्यूशन ही होता है, ठीक है। चलिए बच्चों यहाँ पे पढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो बच्चों आप देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड यहाँ पे सोल्यूट है जिसका मास है 36 ग्राम और यहाँ पे वाटर सॉल्वेंट है जिसका मास है 100 ग्राम। क्या पूछ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन निकालिए। तो कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालोगे, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो यहाँ पे सही कर लीजिएगा बच्चों अपने हिसाब से, मैं इसको सही कर देता हूँ। ये मास ऑफ क्या है बच्चों, सॉल्यूशन, उसको आप सॉल्यूशन लिख दीजिए। और मास ऑफ सॉल्यूशन बच्चों कैसे निकालेंगे, सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास, इन दोनों को सम करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन निकल करके आ जाएगा। बच्चों यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन, ऊपर क्या है मास ऑफ सॉल्यूट, सब आपके पास दिया है, उठा के यहाँ पुट कर दीजिए और 100 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 मल्टीप्लाई करते हैं, आपका आंसर आ जाएगा 26.4%। जो ऐसे कल आपने ढेर सारे क्वेश्चन किए थे और अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा हो तो आप इसको करने के बाद वाला लेक्चर अवश्य देखें।
उसके बाद बच्चों यहाँ पर और भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये सब एक्टिविटी वाले क्वेश्चंस हैं। इस तरह के डायग्राम्स भी आपको बनाने पड़ सकते हैं और आपके सामने एक समस्या भी खड़ी हो सकती है। चलिए इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है? हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर कंटेनिंग केरोसिन एंड पेट्रोल? कह रहा है कि मिट्टी का तेल और पेट्रोल को अगर आपको सेपरेट करना हो तो आप कैसे सेपरेट करेंगे? डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड व्हिच आर मिसेबल विद ईच अदर। कह रहा है कि अगर आपको मिट्टी के तेल को यानी केरोसिन ऑयल को और पेट्रोल को अलग अलग करना हो तो आप कैसे अलग करेंगे, ये आपको समझना पड़ेगा। तो बच्चों जैसे आपने सुना होगा कि या दूध से क्या निकालते हैं आप? दूध से अगर क्या निकालते हैं? मलाई निकालते हैं। दूध से मलाई निकालने के लिए भी एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, है ना? दूध से मलाई कैसे निकाली जाती है? जब दूध से मलाई आपको निकालनी होती है या दूध में मलाई क्रिएट करनी होती है तो आप लोग क्या करते हैं, रात में कभी कभी दुकानों पे शेक पीने जाते हैं। जब शेक पीने जाते हैं तो शेक वाला क्या करता है, मिक्सी में डालता है दूध को और उसमें कुछ फ्लेवर्स ऐड कर देता है और फिर मिक्सी को जोर से चलाता है, यानी कि दूध को तेजी से घुमाता है। दूध को तेजी से घुमाने से क्या होता है, दूध के चारों तरफ जो दूध के अंदर जो मलाई होती है उसके किनारे किनारे आ जाती है और खट्टी हो जाती है। दूध के अंदर की मलाई बाहर आ जाती है। इस प्रोसेस को हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग दूध को तेजी से घुमाते हैं और दूध के अंदर होने वाली मलाई बाहर निकल करके आ जाती है और वो जल्दी से मिक्सी से बाहर निकाल के ग्लास में दूध डाल देता है और मलाई ऊपर आपको दिखने लगती है और उस पर आप रबर बिस्कुट लगा करके शेक को आराम से पीते हैं। और मलाई अगर आपको कम पड़ती है तो अब वो आपको ऊपर से अलग से मलाई डाल के देता है और आप माला माल हो जाते हैं मलाई खा करके। तो इसे आपको याद रखना पड़ेगा कि दूध से मलाई को अलग करने के लिए आप क्या सा प्रोसेस यूज करते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन बच्चों हम घर पे भी करते हैं। जैसे जो आपकी वॉशिंग मशीन होती है, वॉशिंग मशीन में क्या होता है, आप जैसे ही गंदे कपड़े डालते हैं, पानी डालते हैं, डिटर्जेंट डालते हैं, तो वॉशिंग मशीन क्या करती है, अगर आप ध्यान से उसके प्रोसेस को देखेंगे तो वो कपड़ों को रोटेट करती है। उसके अंदर एक गोल गोल चीज घूमती रहती है और कपड़े उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो कपड़ों को तेजी से सेंट्रीफ्यूगेट किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगेट करने से क्या होता है, कपड़ों के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे बाहर आने लगते हैं, है ना, पानी में। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे दूध से आपने मक्खन को, मलाई को अलग किया तेजी से घुमा करके, भाई मट्ठा बनाने का भी यही प्रोसेस होता है। मट्ठा भी आप जब तेजी तेजी रोटेट करते हैं तो मट्ठे से भी मलाई निकल आती है। उसी तरह से दूध से मलाई निकलती है। उसी तरह से गंदे कपड़ों को जब हम वॉशिंग मशीन में डालते हैं, तेजी से घुमाते हैं, यानी कि सेंट्रीफ्यूगेट करते हैं, तो ऐसे केस में डस्ट पार्टिकल सारे हटने लगते हैं और हमारा काम बनने लगता है, कपड़े साफ होने लगते हैं। ठीक है ना? तो ऐसे बच्चों प्रोसेस होता है केरोसिन ऑयल और पेट्रोल को अलग करने के लिए। केरोसिन ऑयल और पेट्रोल में बॉइलिंग पॉइंट का अंतर होता है। इस बॉइलिंग पॉइंट के अंतर का फायदा उठा करके हम क्या करते हैं, इनको अलग अलग कर लेते हैं। और अलग करने का क्या प्रोसेस होता है वो मैं आपको अभी समझाने जा रहा हूँ। देखिए क्या लिखा है, अ मिक्सचर ऑफ टू मिक्सेबल लिक्विड्स हैविंग अ डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स मोर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड कैन बी सेपरेटेड बाय मेथड ऑफ डिस्टिलेशन। तो कह रहा है यदि दो लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज्यादा अंतर होता है तो उनको सेपरेट करने के लिए जिस मेथड का नाम हम यूज करते हैं उस मेथड का नाम होता है मेथड ऑफ डिस्टिलेशन। तो केरोसिन और पेट्रोल ये दोनों ऐसे हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज्यादा अंतर है, इसलिए उनको सेपरेट करने के लिए जिस प्रोसेस को यूज करेंगे उसका नाम होता है मेथड ऑफ डिस्टिलेशन। अभी बच्चों मैंने आपको बताया था कि दूध से मलाई निकालने के लिए आप मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करते हैं। उसी तरीके से दो लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए जिनके बॉइलिंग पॉइंट पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा का अंतर है तो आप क्या यूज करते हैं, मेथड ऑफ डिस्टिलेशन। ठीक है, तो आपके वो ये स्कूल में डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। जितने बच्चे ये ऑनलाइन वीडियो की हेल्प ले रहे हैं उनके लिए मैंने ये डायग्राम बड़ा भी कर दिया है। आप स्कूल में ये डायग्राम जरूर बनाएंगे। उसके बाद आपको पूरा बताना पड़ेगा कि in this method the mixture of kerosene and petrol is taken in a distillation flask with a thermometer fitted in it. We also need a beaker, water condenser and a Bunsen burner. Bunsen burner ये बच्चों लगा रहता है, इसका नाम Bunsen burner होता है। ये फ्लेम्स प्रोड्यूस करता है, हीट करता है हमारे डिस्टिलेशन फ्लास्क को। ये बच्चों डिस्टिलेशन फ्लास्क है
और अगर आप डायग्राम को पहले ढंग से बना लेंगे तो आपको सब दिखाई देगा कि यहाँ पे डिस्टिलेशन फ्लास्क कहाँ पर बनी हुई है, ठीक है ना। और इसके अंदर बीकर के अंदर क्या प्लेस किया गया है, बीकर के अंदर प्लेस किया गया है एसीटोन और वाटर को, सबके नाम होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से बच्चों ऊपर थर्मामीटर भी लगा हुआ है। ये एपरेटस बनाई इस तरह से है ताकि वो केरोसिन को और पेट्रोल को सेपरेट कर देगा। The apparatus is arranged as shown in the diagram. Then the mixture is heated slowly. यहाँ बच्चों इसके अंदर क्या है, मिक्सचर है किसका, केरोसिन और पेट्रोल का। इसको धीरे धीरे हीट किया विद द हेल्प ऑफ बंसन बर्नर। इस बर्नर को खोजने वाले आदमी का नाम बंसन है, इसको बंसन बर्नर कहते हैं। The thermometer should be washed simultaneously. जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं थर्मामीटर का टेम्परेचर राइज करता है, उससे समझ जाते हैं कि टेम्परेचर कैसे वेरी कर रहा है। केरोसिन विल वेपोराइज एंड कंडेंस इन अ वाटर कंडेंसर। ये बच्चों वाटर कंडेंसर होता है, ये जो आपके पास अभी मैंने आपको एरो दिखाया इसको वाटर कंडेंसर कहते हैं। केरोसिन क्या होता है, जल्दी वेपोराइज हो जाता है और कंडेंस हो जाता है, उसको वाटर कंडेंसर में हम उसको सेपरेट कर लेते हैं। याद रखिएगा, केरोसिन विल वेपोराइज एंड कंडेंस इन द वाटर कंडेंसर। द कंडेंस्ड kerosene is collected from the condenser outlet whereas the petrol is left behind in the distillation flask. तो यानी कि जब आपने बंसन बर्नर की हेल्प से इस डिस्टिलेशन फ्लास्क को हीट किया, डिस्टिलेशन फ्लास्क में क्या था, दोनों का मिक्सचर था, किसका था, पेट्रोल का और केरोसिन ऑयल का। ऊपर थर्मामीटर लगा था, बंसन बर्नर की हेल्प से आपने हीट करते गए और आपको दिखाई दिया कि टेम्परेचर राइज करने लगा और थोड़ी देर में केरोसिन ऑयल क्या हो गया, वेपोराइज हो गया, जिसको आपने कलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। किसकी हेल्प से, एक कंडेंसर की हेल्प से। तो बच्चों ये आपके पास बना भी है ऊपर कंडेंसर, वाटर कंडेंसर इसको कहते हैं जो बना हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है the thermometer should be washed simultaneously, kerosene oil will vaporize and condensed in water condenser। और जो कंडेंस्ड केरोसिन होता है उसको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं वाटर आउटलेट से। तो बच्चों यहाँ से हम उसको कलेक्ट करते हैं और जो डिस्टिलेशन फ्लास्क है उसमें केरोसिन ऑयल से निकल जाता है वेपोराइज होकर के, बाकी उसमें बचता जो है वो क्या बच जाता है, पेट्रोल बच जाता है, पेट्रोल उस पर पड़ा रहता है। तो यहाँ पे धीरे से केरोसिन ऑयल आपने वेपोराइज करके निकाल लिया और यहाँ पर आपका क्या बच गया, यहाँ पे पेट्रोल बच गया। तो दोनों को आपने सेपरेट कर। अब देखिए बच्चों ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने डायग्राम नहीं बनाया तो मान लीजिए स्कूल में नंबर नहीं मिलते हैं, इस तरह से प्रोसेस होता है करने का। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है नेम द टेक्निक टू सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड। कह रहा है दही से मक्खन निकालने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे। आप दही से मक्खन निकाल लें, क्यों, समझे कि नहीं, दही से मक्खन निकाल, तो दही से मक्खन निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, दही से पहले आप करते क्या है, दही से आप मट्ठा बनाते हैं। तो दही को तेजी से डाल करके उसमें पानी मिक्स करके तेजी से घुमाते हैं, है ना, तो क्या बनता है, मट्ठा बनता है, बटर बाहर आ जाता है। तो कह रहा है कि अगर आपको दही से मक्खन बाहर निकालना है तो दही से मक्खन बाहर निकालने के लिए आप कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, दही को तेजी से रोटेट करते हैं और मक्खन बाहर निकल के आ जाता है, तो उसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। और अगर दूध को तेजी से रोटेट करते हैं तो मलाई बाहर निकल करके आ जाती है, वो भी सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। कह रहा अगर समुद्र के पानी से अगर नमक अलग करना तो सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सी वाटर बाय इवेपोरेशन। तो रतन टाटा के पास बड़ी बड़ी इवेपोरेशन मशीन है जिसकी वजह से वो टाटा सॉल्ट बनाता है और टाटा सॉल्ट उसको फ्री में मिलता है। वो कहाँ से निकालता है, समुद्र से निकालता है। और कौन सा प्रोसेस यूज करता है, इवेपोरेशन। कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट, कैम्फर का मतलब क्या होता है, कपूर होता है। कैम्फर कैन बी सेपरेटेड बाय सॉल्ट बाय सब्लिमेशन, ठीक है ना। सब्लिमेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें उसको सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करते हैं, है ना, उससे आप कैम्फर जो है पा सकते हैं। तो कैम्फर निकालने के लिए सॉल्ट से आप सब्लिमेशन यूज करते हैं, सी वाटर से नमक निकालने के लिए आप इवेपोरेशन यूज करते हैं और दही से मक्खन निकालने के लिए आप सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करते हैं। उसके बाद बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर इज सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन की टेक्निक को यूज करके आप किस टाइप के मिक्सचर को सेपरेट करते हैं। जैसे आपने देखा था मेथड ऑफ डिस्टिलेशन को यूज करके आपने केरोसिन और पेट्रोल को अलग किया, उसी तरह से पूछ रहा है कि भाई मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को अलग यूज करके आप कौन से तरह के मिक्सचर को सेपरेट करते हैं। बाय द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्योर सॉलिड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम
impurities. देखो बच्चों यहाँ लिखा हुआ है कि मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को यूज करके आप क्या करते हैं, प्योर सॉलिड्स आर सेपरेटेड फॉर impurities. For example, salt obtained from sea separated by impurities. Crystal from alum are separated from impure samples. ठीक है ना भाई, एलम क्या होता है, एलम होता है पोटाश एलम। पोटाश एलम का बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है, और पोटाश एलम से फिटकरी को निकालने के लिए आप मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यूज करते हैं, उससे फिटकरी बाहर निकाल आती है। तो एलम का फॉर्मूला हम आपको बताते हैं, उसमें होता है पोटेशियम सल्फेट, ये होता है एल्यूमिनियम सल्फेट, समझ रहे हैं, और उसमें होते हैं 24 मोल वाटर, ये फॉर्मूला होता है एलम। और जब हम इसको हीट करते हैं तो हमारे पास फिटकरी अलग हो जाती है और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अलग हो जाता है। तो बच्चों ये देखो तुम्हारे पास फिटकरी का फॉर्मूला आ गया। फिटकरी आपने नहीं देखी है तो सफेद रंग की होती है। फिटकरी आपको देखने के लिए आप एक काम करिए, अपने घर में चाहिए अपनी मम्मी से कहिए फिटकरी यानी कि एलम दो, या किसी भी दुकान पे आप 10 रुपए की फिटकरी ले लीजिए। और अगर वो फिटकरी होगी तो उसकी प्रॉपर्टी होगी कि फिटकरी को जैसे हम तवे पर गर्म करेंगे तो फिटकरी फूल करके बड़ी हो जाती है। तो फिटकरी की इस प्रॉपर्टी को दुकान वाले भी यूज करते हैं। जरा सी फिटकरी खरीदते हैं 1 किलो, और 1 किलो से उसको 10 किलो बना करके बेच देते हैं। 1 किलो फिटकरी लाते हैं, उसको कई टुकड़ों में तोड़ करके तवे पे गर्म करते रहते हैं, और 1 किलो का 10 किलो में कन्वर्जन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसको हीट कर करके वो बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 किलो फिटकरी को वो 10 किलो की फिटकरी बना देते हैं और दुकानों में बेचते हैं। तो बच्चों आपने पहली बार देखा, इसमें पोटेशियम का सल्फेट है, एल्यूमिनियम का सल्फेट है, और 24 मोल वाटर जो है क्रिस्टलाइजेशन है, इसको तो बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। तो अगर आप एलम से अलग करना चाहते हैं क्या, फिटकरी, तो उसको सेपरेट करने के लिए आप कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बेसिकली लगाते वहीं पर ही है जहां पर इस तरह के आपको वाटर के क्रिस्टल दिखाई देंगे। जैसे आपने सुना होगा ब्लू विट्रॉल, तो ब्लू विट्रॉल का नाम सभी लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो आप याद कर लीजिए, उसमें भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, ब्लू कलर का होता है ये, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2। उसी तरीके से ग्रीन विट्रॉल होता है। ग्रीन विट्रॉल क्या होता है, इसमें भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, इसका फॉर्मूला होता है फेरस सल्फेट डॉट 7H2। उसी तरह से व्हाइट विट्रॉल, ब्लू विट्रॉल, ग्रीन विट्रॉल, पिंक विट्रॉल सारे होते हैं। तो कम से कम इतने आप ये जरूर याद रखिए। जैसे अगर आपको व्हाइट विट्रॉल याद रखना है तो आप व्हाइट विट्रॉल भी याद रख सकते हैं, वो होता है जिंक सल्फेट डॉट 2H2, ये बच्चों व्हाइट विट्रॉल होता है। तो सभी से अगर आप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अलग करना चाहते हैं तो आपको यही मेथड ऑफ टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, जिसको हम लोग कहते हैं टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसमें हम सीधा सीधा हीट करते हैं और क्रिस्टल्स अलग हो जाते हैं। समझ में? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस और भी आपको करने के लिए मिलेंगे। तो ये बच्चों दूसरी तरह की टेक्स्ट एक्सरसाइज है, तो आप चाहें तो उसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है इसमें, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज केमिकल और फिजिकल चेंजेस। तो मैंने आपको बताया था फिजिकल और केमिकल चेंजेस में डिफरेंस आते हैं, आप जरूर से जरूर उसको याद कर लीजिए। सबसे पहले आपसे पूछा गया ट्रीज की कटिंग करना, यानी कि ट्री को काटना, तो ये कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, ये बच्चों फिजिकल चेंज है, क्योंकि अगर बटर को मेल्ट करेंगे तो वो बटर ही रहेगा, उसके प्रॉपर्टी में कोई भी कन्वर्जन नहीं आएगा। रस्टिंग ऑफ अलमीरा, ये बच्चों केमिकल चेंज, क्योंकि अलमीरा पे अगर तुम पानी भी गिरा दोगे और एयर भी दे दोगे, धूप भी दे दोगे, तो उसमें रस्टिंग हो जाएगी, यानी उसमें केमिकल चेंज हो गया, उसमें एक नया केमिकल जनरेट हो गया आयरन के ऊपर। और आयरन के ऊपर कोई भी केमिकल अगर जनरेट होता है तो वो ब्राउन कलर का दिखता है, ब्लैक कलर का दिखता है। जैसे बच्चों आपने देखा होगा कि कभी कभी हम लोग के मम्मी के पैरों में क्या होती है, पायल होती है, बिछिया होती है, वो चांदी की होती है, लेकिन उसमें धीरे धीरे रस्टिंग हो जाती है और उसका कलर बदल के थोड़ी थोड़ी वो ब्लैक टाइप की होने लगती है, तो उसका केमिकल नेचर बदलने लगता है। फिर मम्मी लोग क्या करती है, उसको साफ करने के लिए देती है, तब वो साफ होती है। उसी तरीके से सोने पर भी रस्टिंग होती है। सोने पे अगर ध्यान दोगे तो सोना जब उतारोगे अपने हाथ से, अंगूठी उतारोगे, तो उसके अंदर ग्रीन कलर के तो कुछ एलिमेंट्स दिखेंगे। तो सोने पे कभी भी अगर रस्टिंग या कोरोजन हो रहा है तो उसमें ग्रीन कलर की डस्ट जमा होती है, चांदी पर काले रंग की होती है। तो हम लोग देते जरूर है चांदी की बिछिया को साफ करने के लिए सुनार को, लेकिन सुनार भी क्या होता है, वो अपना दिमाग लगाता है, वो रस्टिंग जो होती है, यानी कि जो ब्लैक कलर की जो आपका कोरोजन होता है वो तो निकाल देता है, साथ में कुछ चांदी का भी पार्ट निकाल ले जाता है, क्योंकि चांदी को डिसॉल्व कर लेता है और डिसॉल्व करके उसमें से कुछ चांदी का पार्ट भी निकाल ले जाता है।
इसलिए कभी भी अगर हम वापस लेते हैं तो उसका वेट करा के लेते हैं। अगर आप वेट करा के नहीं ले रहे हैं तो समझ लीजिए उसमें से कुछ उसने चांदी भी गायब कर ली है। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, फिजिकल चेंज। Passing of electric current through water and water breaking down into the hydrogen and oxygen, chemical change. Dissolving common salt in water, physical change. Making a fruit salad with raw fruits, physical change. Burning of paper and wood, chemical change. क्योंकि अगर हम गर्म कर देंगे तो नेचर ही बदल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड से नए एलिमेंट्स बन के तैयार हो जाएंगे, ये केमिकल चेंज होगी। मुझे यहाँ पे काफी तरह के क्वेश्चंस लिखे थे, उन सभी के जवाब आपने एक बार में दे दिए। आपको फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में डिफरेंस जरूर लिखिए कॉपी में, उसके बाद ही इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो बच्चे यहाँ पे और भी क्वेश्चन है, आपके पास कई सारे सब्सटेंसेस दिए हैं, उसमें पहचानना है कि प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर क्या है। तो वाटर आपका प्योर सब्सटेंस होता है, सॉल्ट, शुगर, ये सब प्योर सब्सटेंस में आते हैं। मिक्सचर में क्या आता है? मिक्सचर में लिखा है सॉल्ट वाटर, सॉइल, wood, air, cold drinks, rubber, sponge, foam, milk, butter, cloth, wood, food, ये सब क्या है? मिक्सचर है ना। फूड में भी क्या होता है? मिक्सचर ही होता है। चलो अब ये बच्चे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अब आप उनको घर पे ट्राई करिएगा, क्योंकि मैंने ज्यादातर थ्योरी आपको बता दी है। फिर भी आप पहला क्वेश्चन करके जाइए। यहाँ पे आपको बताना है फर्स्ट क्वेश्चन में, विच सेपरेशन टेक्निक विल अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, पहला पार्ट क्या लिखा है? सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर। ठीक है, अगर आपको सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन से वापस निकालना है तो आप क्या करेंगे? क्रिस्टलाइजेशन या इवेपोरेशन यूज करेंगे। अमोनियम क्लोराइड को मिक्सचर से निकालना है, अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, तो क्या प्रोसेस यूज करेंगे? सब्लिमेशन। स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ वॉक, और जो लिखा हुआ है पढ़ लीजिए, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो यहाँ पे बच्चों सब लिखा हुआ है, डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स, उसको कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। बटर फ्रॉम कर्ड, उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। ऑयल फ्रॉम वाटर, इसको कहते हैं सेपरेटिंग फनल। टी लीव्स फ्रॉम टी, हैंड पिकिंग, हैंड पिकिंग यानी हाथ से ही आप सेपरेट कर सकते हो। आयरन पिन्स फ्रॉम सैंड, मैग्नेटिक सेपरेशन, है ना। अगर तुमको मिट्टी में से आयरन की पिन निकालनी है तो वहां पे आप मैग्नेट निकाल दीजिए, जितना भी आयरन होगा वो चिपक जाएगा उस मैग्नेट में, तो सेपरेशन हो जाएगा। व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क, विनोइंग। फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो बच्चे ये कई तरह के प्रोसेस होते हैं, जिसमें आपके लिए क्रोमेटोग्राफी भी आपने देखा। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं, तो इन सारे प्रोसेस को अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो एनसीईआरटी से जरूर पढ़ें, और अगर नहीं पढ़ते हैं तो इन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को जरूर कम से कम लगाएं, ताकि आपको प्रोसेस ऑफ सेपरेशन पता पड़ जाए। क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रोमेटोग्राफी, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेपरेटिंग फनल। इसमें सबसे इजी क्या था? सेपरेटिंग फनल था, कि अगर कभी भी ऑयल और वाटर को अलग करना हो तो सेपरेटिंग फनल को यूज करके कर सकते हैं। ठीक है ना, ऑयल को वाटर से अगर सेपरेट करना हो तो सेपरेटिंग फनल यूज करके आप उसको अलग कर सकते हैं। इस तरह के बच्चों काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर रखे हैं। अब आप इन क्वेश्चंस को आराम से पढ़ सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है। और बच्चों मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को जरूर आप करिएगा एग्जाम के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी, और मैंने बताया था 100 ग्राम सॉल्वेंट में, 100 ग्राम सॉल्वेंट में जो भी अमाउंट ऑफ सोल्यूट होता है वो उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। तो देखो यहाँ पर टेबल बनाई गई है कि पोटेशियम नाइट्रेट की 283 पर सॉल्युबिलिटी कितनी थी? 21 थी। उसके बाद 32 हुई, उसके बाद 62 हुई, उसके बाद 106। इसका मतलब जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे पोटेशियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है ना, तो ये सारी बातें आपको समझ में आएंगी जब आप इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे तब। आप देख सकते हैं हर बार टेम्परेचर को बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रही है, और इसमें जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए उनके आपको जवाब देने लिखा है। What mass of potassium nitrate would be needed to produce a saturated solution of potassium nitrate in 50 gram of water at 313 Kelvin? तो तुम कहोगे 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी कितनी है?
तुम कहोगे 62। ये सॉल्युबिलिटी कितनी दी है 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट 62। तो इसके लिए आप लिखोगे पूरा स्टेटमेंट कि 100 ग्राम, क्या लिखोगे 100 ग्राम वाटर में कितना पोटेशियम नाइट्रेट डिसॉल्व होता है। तो तुम लिखोगे 100 ग्राम वाटर में, ठीक है, क्या लिखोगे 100 ग्राम वाटर में कितना पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है KNO3, कितना डिसॉल्व होता है 62 ग्राम। कौन से टेम्परेचर में 313 पे पूछा था तो हमने 313 ही लिया। तो 100 ग्राम वाटर में जब 62 ग्राम डिसॉल्व होता है तो पूछ रहा था 50 ग्राम वाटर में कितना डिसॉल्व होगा। तो यूनिटरी मेथड से निकाल लोगे। यूनिटरी मेथड कैसे लगता है, इसका से मल्टीप्लाई इससे डिवाइड। तो 100 ग्राम वाटर में कितना डिसॉल्व होता है 62 ग्राम। 1 ग्राम वाटर में कितना होगा 62 अपॉन 100 ग्राम। 50 ग्राम में कितना होगा 62 डिवाइड बाय 100 इंटू 50। आप पूरे स्टेप्स भी लिख सकते हो, पूरे ना लिखना चाहो तो डायरेक्ट लिख दो 50 इंटू 62 डिवाइडेड बाय 100। यानी कि सॉल्युबिलिटी जस्ट हाफ हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 2 3 जा 6 200। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी जस्ट हाफ। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन को कंप्लीट किया जा सकता है। समझ में आया क्वेश्चन करने का मेथड क्या है। इस तरह से क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। चारों पार्ट इसमें दिए गए हैं। मैंने आपको सॉल्युबिलिटी का मतलब भी बताया था और सॉल्युबिलिटी आपके कोर्स में भी है। और यहाँ पे और क्वेश्चंस करना चाहें तो क्वेश्चन बदल भी सकते हैं। जैसे 333 केल्विन टेम्परेचर पर पोटेशियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी कितनी है 106। इसका मतलब 100 ग्राम वाटर में पोटेशियम नाइट्रेट की NO3 कितने ग्राम डिसॉल्व है 106 ग्राम। ठीक है ना। तो इसका मतलब 50 ग्राम वाटर में कितना होगा, इसका आधा हो जाएगा, यानी कि 53 ग्राम। ठीक है ना, समझ आ गया। तो बच्चों ऐसे कई तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे गिवन है। और याद रखिएगा इसमें आखिरी में ऑब्जर्वेशन पूछा है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे पूछा भी गया है। यहाँ पे ये भी पूछा था कि भाई अमोनियम क्लोराइड की हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी क्या होगी। सब आप टेबल देख करके आराम से जवाब दे भी सकते हैं। उसके बाद बच्चे ये डिफरेंसेस मैंने आपको बताए थे कि भाई प्योर सब्सटेंस क्या होता है, कोलाइड क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है। बस आपके लिए नया यहाँ पर क्या है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन को आप इस वीडियो की हेल्प से आंसर आपके सामने उससे आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है ना। जी सारे डिफरेंसेस आपके पास दिए भी हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको कंप्लीट भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर और भी क्वेश्चंस दिए हैं होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर को पहचानने के लिए एग्जांपल वगैरह दिए हैं। और काफी क्वेश्चंस दिए हैं प्योर सब्सटेंस वगैरह पे डिपेंडेंट है, सी वाटर वगैरह वगैरह, टाइप ऑफ मिक्सचर, केमिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस। तो इस तरह से बच्चों आपके पास एक्सरसाइज के ढेर सारे क्वेश्चंस हैं। इनको आप कंप्लीट करिए। नोट्स भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए और बहुत सारा आपको बता भी दिया। इसकी हेल्प से आप पूरा कंप्लीट कर सकते हो। थैंक यू।